देखिए, बात रखने की इच्छा बहुत लोगों के दिलों में है, लेकिन समय बहुत बड़ी शक्ति होती है। समय का तकाजा है। माननीय जयंत चौधरी जी को रोजा इफ्तार कार्यक्रम में जाना है और वहाँ पर वो डिले करेंगे तो दिक्कत होगी। मैं माननीय जयंत चौधरी जी को सीधे आपके बीच में रखूंगा। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। मैं क्षेत्र के और ग्राम के वे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेतागणों को और उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता बहनों, सभी को प्रणाम करता हूँ। अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, आपके बीच में आने का अपनी एक मौका और अवसर दिया अपनी बात रखने। सर्वप्रथम जो हाल ही में चुनाव हुए उसमें जो किसानों ने क्षेत्र के हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन दिया है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबको, क्योंकि चुनाव के बाद मुझे पहला अवसर मिल रहा है आपके बीच में आने। बातें तो बहुत कुछ है करने, लेकिन सरल और सीधी बात अगर करी जाए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप महसूस करते हो कि पिछले 20 वर्षों में इस देश में मेहनत करने वाले, इस कठोर धरती को अपने प्रेम से सींचने वाले किसानों की आमदनी बढ़ी है या घटी? आप बताइए, 20 वर्षों में क्या आप महसूस करते हो? आपकी आमदनी, आपका जीवन क्या बेहतर हुआ, घट रही है, घाटे में? तो किसान आज ये महसूस कर रहा है इस देश में रहने वाला कि किसानी जो है वो घाटे का है। क्या इसके कारण? अगर आप देखें, क्या पिछले 20 वर्षों में शहर में जो विकास की जो एक प्रगति का दर, क्या उसमें कुछ इस तरह का आपको दिखाई दिया? बहुत विकास हुआ है शहर में। उस तरह से अगर आप देखो, बहुत प्रगति हुई, रोजगार बढ़ा है, घरेलू उत्पाद देश में बढ़ा है, संपत्ति देश में बढ़ी है लोगों की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जो सूचियां निकलती है, एक सूची निकलती है, इसमें दिखाया जाता है कि दुनिया में अरबपति और करोड़पति किस देश में सबसे ज्यादा है? जापान से ज्यादा करोड़पति और अरबपति, और फिर भी इतना पिछड़ा, इतनी गरीबी, किसान का शोषण, किसान का अत्याचार। और ये उस देश में जहां महात्मा गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया, जहां चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटूराम जैसे किसानों के मसीहा पैदा हुए, आज ये दुर्दशा किसान की। कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर मुख्य रूप से कोई कारण, चौधरी साहब की, मेरे बाबा की ये सोच थी, हमेशा ये कोशिश थी कि किसान के बिरादरों को इकट्ठा करके उन्हें एहसास दिलाएं कि उनके हाथ में राजनीतिक ताकत है। चौधरी साहब इस बात को कहते थे कि इस देश में किसान की बिरादरी जो है उसकी बहुमत, आबादी के तौर पर देखो 80-85% उस जमाने में इस देश में किसान वर्ग के लोग, वो कहते थे आपकी बहुमत है इस देश, तो राजनीति में भी आपकी जो भागीदारी होनी चाहिए, इस देश की बागडोर इस देश में रहने वाले, गांव में रहने वाले किसान के हाथ में होनी चाहिए। ये चौधरी साहब की सोच, और इसलिए उन्होंने नारा दिया था, मीटिंग के मंचों में बात किया करते थे, किसान की अगर एक आंख अपने खेत पे रखता है देश का किसान, दूसरी आंख लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पे रखता है। ये चौधरी साहब ने सिखाया था। आज राजनीति में किसान का बखराव, किसान के मुद्दों पे सब चर्चा जरूर करते हैं। हर पार्टी के मैनिफेस्टो में किसान शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कृषि, किसान, गांव, देहात, इन सब बातों पे कहीं ना कहीं टिप्पणी अब सब लोग करने लगे हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला जो चौधरी साहब ने सिखाया, जो गठजोड़ चौधरी साहब ने बनाया था, वो सबके सामने आ गया। लेकिन उस आधार पर राजनीति करने वाले दलों में भी जो लोग आज सांसद हैं, विधायक हैं, तो कहते हैं खुल के हम किसान के बेटे हैं, किसान की बात करने आए हैं, अगर आप उनके कार्यकाल में देखें, उनकी सोच को देखें कि जीतने के बाद क्या वो किसान के लिए कुछ काम वास्तविक रूप से करके जाते हैं कि नहीं, तो आपको दशा ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्या करें। किसान बिरादरी में बढ़ गया, जाति में बढ़ गया, धर्म में बढ़ गया, और इसलिए लड़ाई कमजोर हो गई। यहाँ की जो पार्टी है, ये आज भी किसानों की पार्टी, किसान के मुद्दों को लेकर हम चला करते हैं। और आज अगर आप देखोगे, प्रदेश सरकार जो नई बनी, 4 महीने में उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया कि किसान के सामने एक भारी संकट। मायावती जी ने जो भाषण दिया है,
कई ऐसे पहलू सामने निकल के आए उस भाषण में जो बदला देते हैं कि उस पार्टी की क्या सोच है किसानों के। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गन्ने किसान के मुद्दे पे कि प्रदेश सरकार पे कोई पैसा नहीं और हम कोशिश कर रहे हैं। रोजगार के लिए कहा कि प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। तो अगर पैसा नहीं है तो क्यों आप करोड़ों पैसा खर्च कर रहे हो? लखनऊ में जो आप प्रोजेक्ट निकाले हैं आपने, करोड़ों पैसे खर्च हो रहे हैं मूर्तियों में। इस देश का नौजवान आज रो रहा है रोजगार के लिए। इस प्रदेश में शिक्षा का अभाव है, गांव में विकास नहीं हो पा रहा। तो क्या कारण है? धनराशि की कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं। ये नेता लोग और भ्रष्ट अफसर लोग जो आते हैं, आपको इनको एहसास दिलाना होगा कि आज भी आपके हाथों में कुछ ताकत है। बिखराव को खत्म करो, एकजुट हो जाओ और तब आपकी राजनीति जब मजबूत हो जाएगी तो आपके सामने कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत मत मानो ऐसी। अगर आप देखो पिछले वर्ष में आपको याद होगा गेहूं के मुद्दे पे अगर आप देखो 750 रुपए का रेट उन्होंने तय किया, फिर मजबूर होकर 100 रुपए बोनस दिया, लेकिन तब भी मार्केट में भाव 1100 रुपए था। किसान को उन्होंने पूरी कोशिश करी मजबूर करने की कि भाई आप सरकार को बेचोगे अपना क्या, लेकिन क्यों? ये चौधरी साहब की देन। चौधरी साहब ने चौधरी अजीत सिंह जी ने सोचा कि अगर प्रतिस्पर्धा बनेगी, अगर किसान के सामने कोई विकल्प खड़ा हो जाएगा तो किसान मजबूर नहीं होगा। आज यही कारण अगर आप चौधरी साहब ने मार्केटिंग के एक्ट में संशोधन किया और जो प्राइवेट खरीदार गेहूं खरीदने के लिए किसान से खरीदने आए थे, ये चौधरी अजीत सिंह जी की देन। इस बात का प्रचार ज्यादा होता नहीं, जानकारी नहीं पहुंच पाती आपको, और इसलिए आपने अखबार पढ़ा होगा केंद्र सरकार ने 1000 रुपए का रेट क्यों घोषित किया। इस प्रतिस्पर्धा के कारण घोषित किया। उनको ये दबाव महसूस किया जा रहा। विदेश से गेहूं खरीदते हैं 1650 रुपए और इस देश के किसान से खरीदना चाहते हैं 1000 रुपए। तो ये कहाँ का इंसान? तो हमें विचार करना होगा। आप जानते हो नौजवान बैठे हैं सब, आजकल पैंट शर्ट पहनते हैं, गांव में रहने वाले नौजवान भी, युवा भी, ये जानते हैं अगर आप पैंट और शर्ट खरीदने जाओगे तो पूरा पैसा आपको पहले नकद देना पड़ता है, उसमें कोई आपको छूट नहीं मिलती। पूरा पैसा दोगे तब शर्ट लेके जाओ। किसान अपनी फसल देता है उद्योग को, उसको दाम मिल पाता है क्या? आज गन्ने किसान के सामने क्या संकट? क्या किसान की कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने परिवार के प्रति? क्या वो आदमी नहीं, इंसान नहीं है? क्या उसकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए इस देश की धन संपत्ति में? तो क्या कारण? दोनों तरफ से प्रहार होता है किसान। एक तरफ से तो लागत बढ़ रहा है किसान का लगातार, खाद का दाम बढ़ता है, डीजल का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है, नए नए बीज आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से फसल का जो दाम होना चाहिए जिससे उसकी लागत की पूर्ति हो पाए, वो दाम किसी सरकार में उद्यम नहीं थी किसान को दिलाने। अब ये नेता लोग महसूस कर चुके हैं इस बात कि किसान की तो सिर्फ बात करनी होती है, उसके नजरिए को समझ लो, उसकी नफ्स को पहचान लो, वो बातें कर लो, वो नारे उठा दो, चुनाव के वक्त किसान के लिए कुछ घोषणा कर दो, कुछ वादे कर दो, काम करने की क्या जरूरत है? ये किसान तो वैसे ही पिछड़ा है, गरीब है, अशिक्षित है, अपने हित को पहचान नहीं पाता, बना हुआ है। इस बात का फायदा उठाते हैं लोग। चौधरी चरण सिंह ने ताकत दी थी, गांव से उठा के कई लोगों को उन्होंने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया। मैं गया हूँ, पूरब में दौरा किया, प्रदेश में कई मुझे ऐसे विधायक मिले, चौधरी साहब के समय से विधायक, और आज भी झूला लेके अकेले घूमते हैं। कोई धन संपत्ति उन्होंने इकट्ठा नहीं करी। आज के विधायकों को देखो, सांसद को देखो, मंत्रियों को देखो, जब मौका मिलता है तो 5 साल में इतना लूट लेते हैं जो 20 साल में उनका परिवार पूरा संपन्न होता है। तो भ्रष्टाचार का सामना भी आम आदमी करता है। इस देश की रक्षा भी आप किसान ही करते हो। कारगिल का युद्ध हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ, आप जवाब मांगो लोगों से, किसी नेता का या अफसर का लड़का आर्मी में भर्ती होके जाता है क्या सीमा पर? मैं भी नहीं गया। कोई जाता है? किसी में वो दम, वो साहस है तो देश की रक्षा के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी देते? ये किसान के बेटे होते हैं और हर दिन शहीद होते हैं। इनकी कहीं पूछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इस दर्द को, इस पीड़ा को कोई समझता नहीं। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे चिंतन के विषय हैं। मैं चाहूंगा कि समाज के सब जो यहाँ लोग बैठे हैं मेरे सामने और क्षेत्र में जो मौजूद लोग हैं, उनमें आप लोगों को जाके ये बात उठानी, जवाब मांगने होंगे अपने नेताओं से, क्योंकि जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक सत्ता को हासिल नहीं कर लोगे, तब तक आपके भविष्य में भी कुछ नहीं होने वाला। बहुत कम विधायक है आपके किसानों के इस पार्टी पे, और आज ये नौबत आ गई है कि पार्लियामेंट में अगर कोई चर्चा करनी हो तो
गन्ने पे, खाद पे, बीज पे, बिजली पे, रोजगार पे, इन बातों पे कोई चर्चा नहीं होने वाली है। अब यही चर्चा हो रही है कि किस चौक पे किसकी मूर्ति लगाए, किसकी मूर्ति तोड़े, कहाँ पैसा खर्च, यही बात हो रही है। चर्चा ये भी चल रही है, अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा, उनकी भाषण में उन्होंने बात भी करी हरित प्रदेश। अगर वाकई उनका मन है इस राज्य के पुनर्गठन का, ये मुद्दा, इस मुद्दे के लिए हमने इतना संघर्ष किया, अगर वाकई मायावती जी और बसपा चाहती है तो जैसे ही अगला हाउस होगा, हमारे पार्टी के विधायक इसको हाउस में रखेंगे प्रस्ताव को, और उनकी जिम्मेदारी है कि पारित करके केंद्र में, क्योंकि ये लड़ाई हमने लड़ी जनहित का एक हिस्सा है। चौधरी अजीत सिंह ने जो आह्वान दिया, मैं फिर आपको याद बच्चों को हम पढ़ाते लिखाते नहीं, और दहेज की प्रथा, अनेक ऐसी कुरीतियां हमारे समाज में आप पनप रही हैं। लेकिन ये भी विचार करने का एक विषय है कि हमारे समाज में किस तरह ये पतन हुआ। आर्य समाज के आंदोलन के वक्त जो पढ़ाई लिखाई के एक मूवमेंट में जुड़ाव हो गया, समाज के क्रीमी लेयर में हमारे समाज से लोग सामने निकल के आए थे, कई अफसर बने। आज राष्ट्रीय स्तर पे जातिगत आधार पे जाटों के आरक्षण के लिए भी लड़ाई में लड़नी, ये अहम मुद्दा। जब तक नौकरियों में भर्ती हमारे लोगों की, समाज के लोगों की नहीं हो पाएगी, तब तक आपका आगे भविष्य में भी उत्थान और विकास नहीं संभव। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि पार्टी स्तर पे हम पूरा समर्थन करते हैं इस प्रस्ताव को, और आगे इस लड़ाई को हम लड़ें। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, महिलाओं की मैंने बात करी, आरक्षण की बात करी, और मैं देखता हूँ जो पतन हुआ, शराब का चलन हुआ, शिक्षा पे आजकल लड़के नौजवान नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि उनको दिखता है कि अगर पढ़ भी लेंगे तो कल रोजगार नहीं मिलता, खेत में मेहनत करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसमें आमदनी और फायदा उनको दिखाई नहीं देता। शोषण और भ्रष्टाचार से वो पनपे हुए, भ्रष्टाचार से वो तंग। तो इस हालात में, इस वातावरण में क्या करे वो लड़का, उसको क्रांति बनानी होगी। ये जो लड़के आज जिन्होंने शपथ ली है, ये प्रण किया है, ये वादा किया है सबके सामने, मैं सबसे पहले तो इनको धन्यवाद करता हूँ, और जो सद्बुद्धि इन पे है, मैं चाहूंगा कि और ये लाखों करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करें कि वो सही मार्ग पर चल सके, चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ पढ़ें, लिखें, सीखें, और उनके दिखाए गए मार्ग पर चल के इस देश का और किसान का उत्थान और विकास संभव है। मैं आप सबको फिर आभार व्यक्त करता हूँ। आज रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं खुल के आपके बीच में आकर चर्चा करना चाहता था। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और चाहूंगा कि आप अपने घर जब मुझे बुलाओगे, अपने परिवार के सदस्य मान के मैं फिर आऊंगा। और धन्यवाद। जय हिंद, अब बाहर से आए समस्त लोकदल के अनुयायियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और इस धन्यवाद को ज्ञापित करने के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी को बुलाऊंगा। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय चौधरी जैन जी, साथ आए मेहमान और सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।